हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले जो हमारा क्लास 12 फिजिक्स से चैप्टर 7 आ जाता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है फॉर क्लास 12, जो कि आता है अल्टरनेटिंग करंट। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल अच्छे से कवर करने वाले। हम समझेंगे न्यूमेरिकल्स का जो न्यूमेरिकल्स है वो किस टाइप से बन के आ रहे हैं, मीन्स उनका कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले उस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से वो टाइप के न्यूमेरिकल सारे टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सकते हो। वो मैं आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करूंगा वीडियो के अंदर ही। साथ साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल सोल्व करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को क्या करना है, सोल्व करना है। आप स्टार्ट कहां से करोगे न्यूमेरिकल और किस किस तरीके से पूरे न्यूमेरिकल को हम सोल्व करके मतलब कि चलते हैं। लास्ट में आपको मैं वीडियो के लास्ट में और मतलब कि जब हम टाइप कंप्लीट कर लेंगे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, इजी भी, मॉडरेट भी और थोड़े हार्ड लेवल के भी रखेंगे। हम सारे रिलेवेंट ही जो कि आपके सिलेबस से मिलते जुलते होंगे वो सब कुछ हम सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और इस चैप्टर से बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपके सीयूटी में, एंट्रेंस लेवल के एग्जामिनेशन में, किसी भी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आपका किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल आए आप उसको क्या इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। ये वीडियो देखने के बाद आप न्यूमेरिकल्स में क्या हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्शन आपका आ जाएगा। ये सब कुछ हमारे इस वीडियो में रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो बेसिकली देखो, इस वीडियो को 3 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। फर्स्ट वो जिनको न्यूमेरिकल से बिल्कुल ही डर लगता है, वो न्यूमेरिकल को एज अ पार्ट मानते हैं, स्किप वाला पार्ट। मींस अगर क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल देख लिया तो हमें ये छोड़ना ही है, हमें बस थ्योरी डेरिवेशन वाला पार्ट करना है। तो आपके लिए वीडियो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। कैसे? क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा कि किस किस कंसेप्ट से न्यूमेरिकल निकल के आ रहे हैं और उस न्यूमेरिकल को आप जीरो से, बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं पता उसके बारे में, तो आप किस तरीके से उसको सोल्व करना स्टार्ट करोगे और लास्ट तक आप न्यूमेरिकल को बिल्कुल अच्छे से सोल्व करना सीख जाओगे। ये वीडियो बस आप रिलैक्स होकर देखते रहो। जो चीज मैं नोट करने को बोलूंगा वो नोट कर लेना, जो चीज मैं समझाऊंगा उसको सिंपली समझ लेना। बिल्कुल इजी वे में सब चीज समझेंगे। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे वो जो कि नॉर्मल न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बट अगर दो कंसेप्ट को आपस में जोड़ दिया जाए या फिर अलग डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए तो वो वहां पर मतलब वो फंस जाते हैं या फिर उनसे वो न्यूमेरिकल नहीं होता। तो आपके लिए वीडियो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। कैसे? क्योंकि मैं एग्जांपल के थ्रू आपको करके बताऊंगा कि अगर 2-3 कंसेप्ट को आपस में मिला दिया जाए तो वहां पर आपको किस तरीके से अप्रोच रखनी है ताकि हर टाइप का न्यूमेरिकल आप सोल्व कर पाओ। थर्ड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो कि हर टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व कर देते हैं, मतलब कि उनकी काफी अच्छी पकड़ है न्यूमेरिकल पे। तो उनके लिए ये वीडियो ऐसे बेनिफिशियल होगी क्योंकि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रोवाइड करूंगा जो कि सिलेबस से रिलेवेंट है, थोड़ी डिफरेंट है, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ किस किस तरीके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। साथ साथ आपकी जो पूरा जो ये न्यूमेरिकल की मतलब कि जो न्यूमेरिकल्स है इस चैप्टर के मैं टाइप वाइज कराने वाला हूँ, कंसेप्ट वाइज कराने वाला हूँ। तो आपको हर चीज क्या है कि स्ट्रक्चर वे में मिल जाएगी, तो आपको हर चीज याद रखना और हर चीज समझना थोड़ा आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमारा मतलब इस वीडियो में रहने वाला है। ये सब कुछ आपको मतलब कि आप समझ में आ जाएगा। चलो ये हम अपना स्क्रीन की साइड चलते हैं। यहाँ पर आ जाता है हमारा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा चैप्टर आ जाता है। इसमें हम करने वाले अपना न्यूमेरिकल्स, चैनल ब्लू स्काई पीसीएम एंड दैट्स माय इंट्रोडक्शन। चलो ये शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो टाइप फर्स्ट जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो हमारे आएंगे बेस्ड ऑन मीन इफेक्टिव इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। देखो सबसे पहले तो आपको मतलब समझा देता हूँ अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है। तो ये सिंपली हमारा क्या होता है, एक टाइप ऑफ करंट होता है, मींस जिसको हम बोलते हैं एसी करंट, जिसमें जिसकी जो पोलैरिटी है पॉजिटिव नेगेटिव वाली वो क्या होती है हमारी हर सर्कल के बाद चेंज होती रहती है और इसकी वैल्यूज भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। तो सिंपल इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट मींस अल्टरनेटिंग करंट हम बोलते हैं। जो कि हम रेगुलर घरों में जो भी मतलब हमारे घर में जो करंट आता है, जो भी हम रेगुलर यूज करते हैं उसको, वो हमारा एसी करंट ही होता है। अब इसकी यहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप आएंगे मीन वैल्यू। मीन वैल्यू हम निकालने वाले, मीन्स एक तरीके से हमारी एवरेज वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू हम निकालने वाले और साथ साथ हम निकालने वाले अपना इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इफेक्टिव वैल्यू मतलब हमारी एक तरह से एवरेज और मीन वाली वैल्यू हो गई, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब कि एट एनी इंस्टेंट, मींस करंट अगर फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो एट एनी इंस्टेंट पर उसकी कितनी वैल्यू है वो हम ये निकालने वाले। अब देखो ये जो टाइप है, ये टाइप बिल्कुल डायरेक्ट आपका क्या रहता है, फॉर्मूला बेस रहता है। इसमें मतलब कि सारी चीजें क्या रहेंगी, फॉर्मूले बेस ही रहेंगी। फॉर्मूला आप समझो और डायरेक्ट आप क्या कर पाओगे, क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे सबसे पहले आपकी वैल्यू आती है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी होती है वो होती है I = I नॉट साइन ओमेगा टी। मींस जो I है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। I नॉट मतलब हमारी पीक करंट, मैक्सिमम करंट, साइन आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ओमेगा टी आपका क्या हो गया, यहाँ पर फेज एंगल हो गया, और ओमेगा आपका जैसे
आगे वैल्यूज आएगी 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी वो आपका होता ही है। जैसे नेक्स्ट आपकी आती है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का मतलब होता है जो आपकी पीक वैल्यू होती है उसका अगर आप 2/पाई कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी, जिसको आपको याद रखना है 0.637 इंटू आई नोट। ये आपकी ये वैल्यू आपको याद रखनी है। ऐसे ही आपका आता है इफेक्टिव, और आप बोल सकते हैं आरएमएस, या फिर आप बोल सकते हैं वर्चुअल वैल्यू। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे सकता है, इफेक्टिव भी दे सकता है, आरएमएस भी दे सकता है, और साथ साथ वर्चुअल भी लिख के दे सकते हैं। तो तीनों नाम आप कुछ भी हो सकते हैं, आपको तीनों पता होने चाहिए। ये क्या होती है 1/√2 आई नोट आपके इक्वल होती है, और साथ साथ आपको याद रखने 0.707 आई नोट के इक्वल होती है। आई नोट की वैल्यू आपको दे के रखेगा, और आई आरएमएस की या आई इफेक्टिव की वैल्यू पूछ लेगा, तो डायरेक्ट आप 0.707 से मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ऐसी आपकी आ जाती है फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। वोल्टेज में भी सेम आपका यही चलता है, E = E0 sin ωt आपका चलता है, और E एवरेज भी वही 0.637, और जो E आरएमएस है वो 1/√T आपकी डायरेक्ट वैल्यू आने वाली है। क्लियर है जी। चलो, ऐसी जहां भी आप करंट यूज करोगे वहां पर आपकी यूनिट यूज होगी एम्पियर, और जहां पर आप वोल्टेज यूज करोगे वहां पर आपकी जो यूनिट है वो यूज होगी वोल्ट। इस तरीके से आपकी वैल्यू रहने वाली है। चलो नेक्स्ट हम कुछ इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इसके एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि स्टेप में इस कंसेप्ट से किस किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आता है सबसे पहले आपका कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ पर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। देखो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे नाम से ही आपका क्लियर है आरएमएस। आरएमएस में सबसे पहले आपको करना होता है जितनी भी आपके पास करंट्स की वैल्यूज है सबका स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर करने के बाद आपको क्या लेना होता है, सबका मीन लेना होता है, और फिर उसका क्या कर देना होता है, रूट कर देना होता है। इससे आपकी निकल जाती है आरएमएस की वैल्यू। जैसे सबसे पहले हमारे यहाँ पर कितनी करंट है, यहाँ पर +2 करंट है, यहाँ पर कितनी करंट है, -2 है, और फिर हमारी कितनी करंट है वो +2 है। तो हमारे पास करंट की क्या है, 3 वैल्यूज हैं। तो इन 3 वैल्यूज के थ्रू हम आरएमएस की वैल्यू निकाल देंगे। तो आई आरएमएस किसके बोलोगे, पहले तो मैंने सारी करंट्स का स्क्वायर कर दिया, फिर उसका क्या निकाल दिया, मीन निकाल दिया। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, वही अपना फॉर्मूला, टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर इसका क्या लगा देंगे, इसका रूट लगा देंगे, और सोल्व करके हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप अपनी आईआरएमएस की वैल्यू निकालेंगे। चलो ये एक नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लेते हैं, जो कि आता है इफ द इफेक्टिव। देखो आपको क्वेश्चन करना किस तरीके से, क्वेश्चन इस तरीके से ही करना है, जो भी आपके पास वैल्यूज दी हुई है सबसे पहले आप वो वैल्यूज लिख लो, आपके पास जो जो मैथमेटिकल वैल्यूज है वो लिख लो, और लास्ट में देखो आपसे पूछा क्या गया, जो चीज आपसे पूछी गई है और जो जो चीज आपको दी हुई है उन दोनों में आप रिलेशन देखो कि रिलेशन कौन से फॉर्मूले का बन रहा है। कि डायरेक्ट कोई फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो जो इनडायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं जिनकी वजह से वो वैल्यूज अटैच हो रही हैं तो वो फॉर्मूला लगा के आपका सिंपल आंसर निकल सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इफ द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट। जो करंट की इफेक्टिव वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी आपको दे दी 50 हर्ट्ज, करंट की जो वैल्यू है वो आपको 5 एम्पियर दे दी। व्हाट इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल आपकी पीक वैल्यू क्या आती है, आई नोट आपको निकालना है। फिर उसने पूछा द मीन वैल्यू ऑफ द करंट, एक मीन वैल्यू निकालनी है ओवर द हाफ साइकिल, हाफ साइकिल पे मीन वैल्यू निकालनी है। और थर्ड आपका निकालनी है द वैल्यू ऑफ द करंट 1/300 सेकंड आफ्टर इट वाज 0, मतलब कि 0 के बाद 1, अगर टाइम इतना हो जाए 1/300 सेकंड के बाद आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी वो आपको डायरेक्ट निकालनी है। चलो जी, सबसे पहले तो देखो जो जो वैल्यू दे रखी है वो लिखना शुरू कर दो। आई इफेक्टिव दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। जो वैल्यू दे रखी है वो लिख दो। फिर उसने सबसे पहले क्या पूछा, पीक करंट। पीक करंट किसके इक्वल होती है, आई आपको आई नोट किसके इक्वल होती है, वो आपका √2 आई इफेक्टिव के इक्वल होती है। तो डायरेक्ट वैल्यू हमने लिखी और डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। फिर उसने पूछा था द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू निकालने। मीन वैल्यू किसके इक्वल होती है, मीन वैल्यू आपको 0.337 आई नोट के इक्वल होती है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की और डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब उसने लास्ट हमसे पूछा था द वैल्यू ऑफ द, और देखो यहाँ पर हाफ साइकिल में पूछ रहा है तो हाफ साइकिल में कुछ वैल्यू आएगी। अगर वो फुल साइकिल में पूछ ले मीन वैल्यू तो वो क्या हो जाएगी, वो 0 के इक्वल हो जाएगी। क्योंकि सर्कल में जैसे ऐसे होता है ऊपर और ये नीचे, तो ऊपर प्लस वैल्यू होती है, नीचे माइनस वैल्यू होती है। तो जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी वैल्यू यहाँ पर होती है। तो दोनों वैल्यू आपस में क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगी अगर वो फुल साइकिल में पूछता तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखना है कि किस किस तरीके से क्या क्या चीजें वो पूछ रहा है। ठीक है। चलो नेक्स्ट वो पूछता था कि 1/300 सेकंड पर क्या होगा। तो टी की वैल्यू सिंपल 1/3 सेकंड रख दो। जैसे आपके पास इक्वेशन होती है I = I नोट साइन ओमेगा टी। ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा आपका इक्वल होता है 2πf के इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपको टी दिया हुआ है। आपके पास ओमेगा 2 आपको पता ही है, पाई की वैल्यू तो आपकी सिंपल ही होती है। तो डायरेक्ट सारी वैल्यू रखने के बाद आप सिंपल क्या निकाल दोगे, यहाँ पर इस आई की वैल्यू क्या निकाल दोगे, डायरेक्ट निकाल दोगे। डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस से कुछ भी इसमें चीजें अलग नहीं आती। चलो जी आगे बढ़े।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इस बार उसने क्या दे दी, वोल्टेज की वैल्यू दे दी। ट्रीट आपको बिल्कुल क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है जैसे आप करंट के करते आए हो, ऐसे आपके वोल्टेज की वैल्यूज होंगी। तो उसने दिया हुआ है E इज इक्वल टू 1/40 साइन और 300t। तो उसमें जो 140 होता है ये आपकी पीक वैल्यू होता है। यहाँ पर अगर ये करंट की फॉर्म में हो तो करंट की पीक वैल्यू, और अगर ये वोल्टेज की फॉर्म में है तो ये वोल्टेज की पीक वैल्यू हो जाती है। टी यहाँ पर क्या हो गया, टी आपका सिंपल टाइम, और 300 क्या हो गया, 300 आपका ओमेगा टी होता है ना, तो ये वैल्यू किसकी होगी, ये आपकी ओमेगा की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डिकोड करके आपको वैल्यूज रखनी है इस चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था टी किस चीज में, टी सेकंड में, चलो क्लियर है बात। अगर वो टी मिनट में या आवर्स में दे देता तो आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर आप हर चीज किस चीज में यूज करोगे, आप हर चीज क्या है इसमें जो आपकी ऐसा यूनिट होती है उसमें यूज करोगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कि पीक वैल्यू निकालनी है। तो पीक वैल्यू आपको पता है आई नॉट आपको निकालनी है। आई नॉट कैसे निकलेगी, यहाँ पर आपको वोल्टेज की फॉर्म में दिया ना, तो वोल्टेज की जो आपकी पीक वैल्यू है अगर उसको आप क्या कर दो, सिंपल जो भी आपका एक तरीके से रेजिस्टेंस है उससे डिवाइड कर दोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, पीक वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपकी सारी चीजें आती है। चलो जी, एक ये वाला फॉर्मूला होता है और भी काफी फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। सेकंड उसने कहा इसकी आरएमएस वैल्यू निकालो और फ्रीक्वेंसी निकालो। चलो जी, सिंपल वैल्यू है। तो देखो सबसे पहले तो उसने कहा है कि और पाई को 3 लेके चलना है और √2 की वैल्यू ये है, तो ये उसने डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन को कंपेयर कर लिया, जो उसने इक्वेशन दिया उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लिया। जैसे मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बताया था, ये स्टार्टिंग की वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू होती है, और ये मेरे पास क्या हो गया, ओमेगा हो गया। तो डायरेक्ट मैंने वैल्यू रख दी। तो यहाँ से मेरी जो पीक वोल्टेज आ गई वो कितनी आ गई, वो 140 वोल्ट आ गई। और अगर वो यहीं से मेरे को क्या निकालने को कहे, वो मेरे को पीक करंट निकालने को बोले, तो वहां पर E0/R में वैल्यू रख दूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगी, पीक करंट की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसने सिर्फ क्या वोल्टेज की वैल्यू पूछी है, तो E0 आप निकाल के रख दोगे। ये मैंने आपको प्लस पॉइंट में बता दिया। आगे अब आपके पास आती है ERMS वैल्यू। तो आपको पता है ERMS मतलब RMS अगर आपको निकालना है तो जो भी आपकी पीक करंट है या पीक वोल्टेज है उसको √2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आपके पास RMS वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। लास्ट उसने पूछी थी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो ओमेगा आपको कितना दे रखा है, 300 दे रखा है, और ओमेगा किसके इक्वल होता है, वो आपका 2 पाई आपका f के इक्वल होता है। तो यहां से आपको इस f की वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे और डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो ये आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, जो कि टाइप 1 जो न्यूमेरिकल है इस कंसेप्ट से आपके सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो को अगर आपकी सारी चीजें समझ में आ गई तो वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन अभी सोल्व करना और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस क्वेश्चन किस टाइप के आपने कितने क्वेश्चन किया है, अभी के अभी सोल्व करके, मतलब कि सही आंसर आपके आ गए। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं, टाइप सेकंड न्यूमेरिकल आता है हमारा एग्जांपल बेस्ड ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होते हैं, ये भी दोनों हमारे क्या होते हैं, एज ए रेजिस्टेंस ही हमारे क्या होते हैं, सर्किट में यूज होते हैं। मतलब ये भी जो हमारा कैपेसिटर का एक तरीके से रेजिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और जो हमारा इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वो होता है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये हमारी बात क्लियर है। चलो ये भी सारा फॉर्मूला बेस है। बाकी इस चैप्टर में देखो मैं आपको एक मतलब कि सजेशन देना चाहूंगा, ये न्यूमेरिकल वीडियो देखने से पहले जो आपकी डेरिवेशन वीडियो है और जो इस चैप्टर की रिविजन वीडियो है जो कि मैंने चैनल पर पहले से अपलोड कर रखी है, वो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इस चैप्टर की एक बार आप पूरी रिविजन वीडियो देख लोगे तो आपको हर एक चीज का पता चल जाएगा कि इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होते थे, आपको ये पता चल जाएगा। और अगर आप डेरिवेशन वीडियो देख लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूले कहां से निकल के आ रहे हैं, तो इनको आपको याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। बाकी यहां पर तो मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा ही, ठीक है। अब यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद करने होंगे। फॉर्मूले जो मैं बोलूंगा मतलब जो आपके यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो आप याद कर लो, जो याद नहीं हो रहे वो धीरे धीरे आपके फ्लो में अपने आप ही आ जाएंगे, वो अपने आप याद हो जाएंगे। तो आपको ज्यादा मतलब दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है कि ये वाला फॉर्मूला याद करूँ। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे 8-10 क्वेश्चन करने के बाद जो फॉर्मूला बार बार रिपीट हो रहा है ना, जो इंपोर्टेंट फॉर्मूला है वो आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे। चलो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो जिसको हम डिनोट करते हैं XL से, हम क्या करते हैं एक्सएल से हम उसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, एक्सएल से डिनोट करते हैं, और उसका जो वैल्यू होती है वो ओमेगा एल मेरी वैल्यू होती है। ऐसी जो करंट एम्पलीट्यूड अगर आपको निकालना आई नोट इज इक्वल टू, वही मैंने आपको बताया E0 बाय आप क्या कर दोगे, एक्सएल कर दोगे, क्योंकि एक्सएल भी आपका किस तरीके से यूज होता है, आपका जो रेजिस्टेंस है उसकी तरीके से यूज होता है। इफेक्टिव करंट IRMS अगर आपको निकालना है, अगर आप करंट RMS में ले रहे हो तो आपको जो वोल्टेज है वो भी RMS में वैल्यू लेनी होगी। तो आपको बात का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एक चीज का कि जो
ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, ये ओमेगा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपके क्वेश्चंस में आगे काम आएगा। ऐसे ही आपके पास आ जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है, x इज इक्वल टू 1/ओमेगा-c। और जो xc होता है मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये चीजें कैसे वर्क करती हैं ये मैंने डेरिवेशन जो वीडियोस हैं उसमें सिंपली बताया हुआ है। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला देख रहे हैं और न्यूमेरिकल्स देखेंगे आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही आपका आता है करंट एम्पलीट्यूड। करंट आपका डायरेक्ट लगा दोगे, इफेक्टिव करंट IRMS इज इक्वल टू ERMS अपॉन XC, आपकी सारी वैल्यू आ गई। ये आप अपनी देखो, इसमें से आप अपनी ये वाली वैल्यू याद रख लो बस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाली और इंडक्टिव रिएक्टेंस वाली, ये वाली वैल्यूज तो आप डायरेक्ट ही निकाल लोगे। मतलब इसमें देखो फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल्स में आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने होते, बट आपको ऑन द स्टैंड निकालने आने चाहिए, बस बात इतनी है। जो आपके बेसिक फॉर्मूले जैसे फर्स्ट और इसमें ये वाला फर्स्ट पार्ट हो गया तो ये याद कर लो, ये तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन करते टाइम ही निकाल लोगे। और अगर याद कर सकते हो तो वह और अच्छा है, वेल गुड। फिर आपको मतलब कि ज्यादा टाइम मतलब कि जो 10-5 सेकंड लगनी थी वो नहीं लगेगी, बाकी आपका क्वेश्चन तो दोनों वे में ही हो जाएगा। चलो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है, अ कॉइल हैज अ इंडक्टेंस। एक कॉइल का इंडक्टेंस दे रखा है, मतलब कि आपको एक्सी की इसकी एल की वैल्यू दे रखी है। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल इट हैव द रेजिस्टेंस। उसने कहा है कि आपको बताना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बतानी है, किस फ्रीक्वेंसी पर जो उसका एक्सएल की वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। आपको बताना है कैपेसिटर की कैपेसिटी एसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि उसका क्या हो, जो XC है वो क्या हो, XL के इक्वल हो जाओ। तो ये इस तरीके से उसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जो वैल्यूज उसने दे रखी है वो लिख लो। तो सबसे पहले उसने L दे दिया और उसने XL की वैल्यू दे दी। और आपको पता है जो आपका XL होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 2 पाई ओमेगा के इक्वल होता है। मतलब 2 पाई ओमेगा अगर पूरा ना लिखो, 2 पाई आपका फ्रीक्वेंसी L के इक्वल होता है। तो यहाँ से मेरे को L की वैल्यू निकालनी है, तो सारी चीजें मैं इधर ले जाऊंगा और मेरा फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू XL अपॉन 2 पाई L, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद आप सिंपल सोल्व कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे ही फिर उसने कहा था कि अगर आपका जो कैपेसिटी निकालनी थी कैपेसिटर की, अगर आपका जो रिएक्टेंस है वो क्या हो, आपस में इक्वल हो, तो आप XC की वैल्यू XL के इक्वल लिख दोगे और ये वाला फॉर्मूला जो XC का फॉर्मूला है वो लगा दोगे। XC की जगह आप क्या रख दोगे, 500, मतलब कि जो आपके पास ये 3142 जो ओम दिया हुआ था आपके पास, एक्सएल दिया हुआ था, ये आप क्या रख दोगे, एक्सी की जगह रख दोगे और इस फॉर्मूले वैल्यू रख के आप सारी क्या निकाल लोगे, इस कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लोगे, मींस कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर की। इस तरीके से डायरेक्ट देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अलग नहीं किया हुआ होगा। बस इसमें आपको ध्यान रखना है जो वैल्यूज आपको दी हुई है, जो वैल्यूज आपसे पूछा गया उसमें जो रिलेशन है वो वाला फॉर्मूला आप लगा दो, सिंपल ही चीजें आती है। बाकी मैं आपको ये भी बताऊंगा अगर जो वैल्यूज दी हुई है और जो वैल्यूज आपको निकालनी है उसमें अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा तो इनडायरेक्ट फॉर्मूले से आप किस तरीके से निकालोगे। आप मतलब कि जो एग्जांपल्स है किस किस तरीके से हो रहे हैं वो सिर्फ देखते जाओ, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि किस किस तरीके से क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स होते हैं। चलो जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 200 मिली हेनरी, एक इंडक्टर की वैल्यू आपको दी हुई है और साथ साथ आपको कैपेसिटर की वैल्यू दे दी। आर कनेक्टेड 1 बाय 1, उन दोनों को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखो जो आपका एल सी आर, जो ये तीनों सर्किट होते थे, पहले एल का फिर सी का फिर आर का, एल सी का सी आर का और एल आर का, ये जो सर्किट्स होते थे वैसे इनके जो डेरिवेशन है वो मैंने बनाया हुआ है, तो वो आप जरूर देख लेना, फिर आपको पता चल जाएगा किसमें आपका करंट लीड करता था, किसमें आपका जो करंट है वो लैग करेगा, किसमें वोल्टेज लीड करती थी और किसमें क्या वोल्टेज क्या करती थी, लैग करती थी। तो उससे आपके ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको लगाना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर आता है अक्रॉस द साइनोसोडियल एसी वोल्टेज, मतलब साइनोसोडियल एसी वोल्टेज की आपको वैल्यू दी है जो कि आपके पास है V = 70.7 sin 100t। तो यहाँ पर 70.7 क्या हो गया, V नोट की वैल्यू होगी, इससे आप देखो ऐसे डायरेक्ट पता लगा सकते हो। और 1000 यहाँ पर क्या होगा, 1000 आपका क्या होगा, ओमेगा हो गया। तो डायरेक्ट वैल्यू मेरे को पता है, चल गई। उसने कहा है कि आपको करंट की वैल्यू करंट की इक्वेशन निकालनी है, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, I = I0 sin ωt वैल्यू आपकी होगी। तो यहाँ पर आपको एक तरीके से I0 चाहिए और आपको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए। ओमेगा के लिए क्या चाहिए, ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा गया, मेरे से दो चीज पूछी गई है, एक तो I0, एक आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी। क्योंकि ये दो चीज पता चल जाएंगी तो ऑटोमेटिकली मैं इक्वेशन बना लूंगा। तो ये हम निकालते हैं। देखो I0 निकालने के लिए मेरे को क्या पता होना चाहिए, V0 पता होना चाहिए और उसके नीचे देखो यहाँ पर इंडक्टर है और साथ साथ कैपेसिटर भी है, तो XL और XC दोनों मेरे नीचे आएंगे क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस का काम करेंगे। चलो जी, फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, पीक वैल्यू निकालनी है करंट की।
तो पीक वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा आई नोट इज इक्वल टू वी नोट अपॉन एक्सएल। तो वैल्यू निकाल लेंगे हम अपनी पीक करंट की, मेरी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अपना इंस्टेंटेनियस करंट में आई की इक्वेशन बनाऊंगा तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाय 2। ये आपको ध्यान रखना है पाई बाय 2 माइनस क्यों होगा, क्योंकि इन द केस हो जब आपका क्या हो, एक कैपेसिटर हो और एक आपका इंडक्टर हो, तो उसमें जो करंट है वो क्या करती है, वो लैग करती है बाय पाई बाय 2 फ्रॉम द वोल्टेज। ये आपको कैसे चीजें याद रखनी है, ये मैंने डेरिवेशन वीडियो में बताया हुआ तो वहीं पर आप चीजें ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बाकी अभी के लिए याद रख लो, अगर आपका कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों लगा हुआ है तो आपकी जो करंट है वो क्या करेगी, लैग करेगी पाई बाय 2। तो ये सिंपल आप सारी वैल्यूज रख दोगे। जैसे यहाँ पर आपकी आई नोट की वैल्यू आप आई नोट की जगह रख दोगे, ओमेगा किस तरह था वो आप ओमेगा आपका 1000 ही था, वो तो फिक्स रहेगा और ये डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट उसने पूछा था मतलब पूरी इक्वेशन पूछी है ना, तो हमें निकालनी है आई नोट की वैल्यू इन द केस ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के केस में आपकी क्या होगी, वी नोट अपॉन एक्सी। मतलब देखो आई नोट तो किसके इक्वल होता है, वी अपॉन रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। अब कैपेसिटर का केस है तो एक्सी ले लेंगे और आपका इंडक्टर का केस है तो वहां पर क्या ले लेंगे, एक्सएल आप लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारी वैल्यू रखी और मैंने क्या निकाल ली, यहाँ पर मैंने इसकी पीक करंट की वैल्यू निकाल ली। अब मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट इन द केस ऑफ जब आपका क्या हो, कैपेसिटर होता है। जब कैपेसिटर होता है तो वहां पर आपकी करंट जो है वो लीड करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मतलब करंट जो है वो पाई बाय 2 लीड करती है फ्रॉम वोल्टेज इन द केस ऑफ कैपेसिटर। और इंडक्टर में क्या होती है, इंडक्टर में वो लैग करती है। तो ये चीजों का आपको याद रखना है। तो डायरेक्ट मैंने क्या दोनों इक्वेशन निकाल ली, इंडक्टर में भी कैसे होती है और कैपेसिटर में भी कैसे होती है। क्लियर है जी पॉइंट। चलो इससे आपके ये टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको आप ट्राई करना। ये आपके सारे इसी फॉर्मूला बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं। मींस इसमें से आपसे वो क्या बनवाएगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की इक्वेशन बनाएगा। कभी वो आपको एक्सएल देगा, कभी वो एक्सी देगा। तो आपको ध्यान रखना है किस में लीड कर रही है, किस में लैग कर रही है। तो इसमें क्या करती है, इसमें लीड करती है और इसमें क्या करती है, लैग करती है आपकी करंट। तो इस तरीके से आपको जो पाई बाय 2 है प्लस माइनस में रखना है। बस आपकी इतनी सी चीजें आती है। चलो जी नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप 3 न्यूमेरिकल का। तो टाइप 3 न्यूमेरिकल हमारा आता है वो बेस्ड ऑन आता है एलआर सर्किट। तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, जो एलसीआर था, मतलब पहले एल या सी और ये तीनों चीजें क्या लगा रहे थे, जो सर्किट में अलग अलग लगा रहे थे। तो वहां पर जो करंट लीड कर रही थी, लैग कर रही थी, वो अकेले अकेले के मतलब इंडिविजुअल के हिसाब से कर रही थी। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एल और सी का क्या बना रहे हैं, या फिर एल और आर का, मतलब कि बेसिकली इसमें तो हम एल और आर का क्या बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। और कॉम्बिनेशन से हम देखेंगे कि करंट कहां पर लीड करेगी और करंट की मेरी क्या क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले फॉर्मूला जाता है इंपीडेंस। देखो इंपीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो मैं यहाँ पर दो चीजें लगा रहा हूँ, एक तो एल लगा रहा हूं, एक आर लगा रहा हूं। तो मींस मैं एक इंडक्टर लगा रहा हूं और एक रेजिस्टर लगा रहा हूं। तो दोनों मिलके क्या लगाएंगे, रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो जो मिलके टोटल रेजिस्टेंस लगेगा वो मेरा Z के इक्वल होगा। और Z किसके इक्वल होगा, Z इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS के इक्वल होगा। या फिर आप फॉर्मूला याद रख सकते हो √R² प्लस XL का स्क्वायर। और XL आपको पता ही है ओमेगा L के इक्वल होता है। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना। ऐसी करंट IRMS किसके इक्वल होगी, करंट आपके पास किसके इक्वल होती है, वोल्टेज अपॉन R के इक्वल होती है। वोल्टेज यहाँ पर क्या यूज हो रही है, ERMS यूज हो रही है। और रेजिस्टेंस आपका टोटल कितना है, वो इंपीडेंस के इक्वल आता है। ये आपका क्लियर आता है। चलो फेज एंगल निकालना है। फेज एंगल tan phi, फेज एंगल यहाँ पर कितना होगा, tan phi होगा। tan phi हमेशा किसके इक्वल होगा, XL अपॉन R के इक्वल होगा। अगर R और आप इंडक्टर लगा रहे हो तो वहां पर XL अपॉन R कर दोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास फेज एंगल की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आपकी सारी वैल्यू यूज होंगी। और इंस्टेंटेनियस करंट किसके इक्वल होगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। मतलब फाई जो मतलब कि फेज एंगल होता है, उसमें फेज एंगल का डिफरेंस होता है एंगल फाई, जब आप L और R को दोनों को यूज करते हो। और जो आपका ये सारे जो भी इंडक्टर्स है, ये सब मतलब कि सॉरी जो भी रेजिस्टर है वो आपके ओम में यूज होंगे। और इंडक्टेंस L वो हेनरी में यूज होगा। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो आपको पता है ओमेगा रेडियन पर सेकंड उसकी यूनिट होती है। चलो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें क्लियर होंगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस में कुछ भी ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। उसने कहा देखो सबसे पहले अब बल्ब दिया उसने, जिसका R की वैल्यू उसने ये दे दी, कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L। इंडक्टेंस की वैल्यू उसने L दे रखी है। इन सीरीज में लगाया हुआ, तो सीरीज में ही लगाता है, सारे आपके सीरीज में होंगे। जो पैरेलल वाले क्वेश्चन है वो आपके पास नहीं है। एंड एसी सोर्स मार्क्ड, जो एसी सोर्स है उसमें 100 वोल्टेज है और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू उसने दे दी। मतलब V आपका इसके इक्वल है और फ्रीक्वेंसी आपके इसके इक्वल है। ये फ्रीक्वेंसी आपके इसके इक्वल होगी। इफ द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट इज पाई बाय रेडियन, मतलब कि इसने फाई की वैल्यू आपको ये दे दी। आपको क्या निकालना है, L निकालना है। तो देखो L कैसे निकलेगा, फेज एंगल उसने दिया हुआ। तो फेज एंगल अगर उसने फेज एंगल ये दे दिया, फेज एंगल में दोनों चीजें आ जाती है, R भी आ जाता है और L भी आ जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, अपना क्या आ जाता है, tan phi इज इक्वल टू XL बाय R। XL की वैल्यू पता है, XL किसके इक्वल होता है, 2/5 L के इक्वल होता है। और रेजिस्टेंस R उसने 10 ओम दिया हुआ ही है। तो ये डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। सारी वैल्यूज यहाँ पर
रखने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगी, सोल्व करके डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। ये आपने क्या निकाला, ये आपने मतलब इसको सोल्व करके इसको जब आप यहाँ से एल निकालोगे, उसने एल पूछा था ना, तो एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी, तो सिंपल आप यूनिट एच रख दोगे। आपको ध्यान रखना है लास्ट में आपको यूनिट जरूर रखनी है, आपको पता होनी चाहिए आपने क्या चीजें निकाली है। तो इस तरीके से आपके इसमें टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं। चलो एक और क्वेश्चन इससे हम लेते हैं। उसने कहा 200 वोल्ट, 200 मतलब उसने वोल्टेज दे रखी है डीसी। अब यहाँ पर उसने डीसी दी है, उस चीज का ध्यान रखना। आर अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल ऑफ अ करंट, करंट उसने दे दिया 2 एम्पियर, तो करंट उसने आई की वैल्यू आपको ये दे फ्लोज थ्रू इट व्हेन 200 वोल्ट्स, मतलब दूसरी वोल्टेज दी हुई है, ये V1 है और ये V2 दे दी। अब उसने AC वोल्टेज लगा दी और वहां पर आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 है, 50 टर्न्स पर सेकेंड। आर अप्लाइड टू अ सेम कॉइल, और सेम कॉइल में उसने लगाया हुआ है, और अब वहां पर कितना करंट फ्लो हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, I2 आपका 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अगर आप डीसी की वोल्टेज 200 यूज कर रहे हो तो आपकी वहां पर करंट कितनी फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर फ्लो हो रही है। और अगर आप उसी सेम सर्किट में आप अपनी क्या है 200 वोल्टेज AC वाली यूज करो तो वहां पर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज आपकी आती है। आपको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, इंपीडेंस निकालना है और इंडक्टेंस निकालना है। मतलब एक तो R निकालना है, एक L निकालना है और एक आपको क्या निकालना है, XL निकालना है। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाएंगे। देखो आर क्या, आर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, V अपॉन I फॉर्मूला होता है। V आपको पता है, I आपको पता है। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये मेरा डीसी सर्किट के लिए, डीसी सर्किट के लिए डीसी की वोल्टेज और डीसी की ही क्या लेंगे, करंट लेंगे। और एसी के लिए निकालना है, तो एसी के लिए हम क्या निकालेंगे, एसी के लिए हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो वही अपना R = V अपॉन I वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले तो उसने क्या पूछा था, रेजिस्टेंस पूछा था, तो रेजिस्टेंस तो आपका डीसी में ही लगेगा, तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली। अब उसने सेकंड क्या पूछा, सेकंड उसने पूछा इंपीडेंस। इंपीडेंस मतलब Z यहाँ पर R है और XL है, तो R और XL की दोनों की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पर Z = क्या होगा, E इफेक्टिव अपॉन I इफेक्टिव। तो E इफेक्टिव कितना है, वो 200 है AC के लिए, और जो वहां पर करंट है, करंट कितनी फ्लो हो रही थी AC वाले केस में, वो 1 एम्पियर ही हो रही थी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू सोल्व कर दूंगा। अब यहाँ पर आता है, उसने कहा है इंडक्टेंस निकालना। इंडक्टेंस मतलब कि क्या निकालना है, एक तरीके से L निकालना। मैंने यहाँ पर ये रख दिया। इंपीडेंस क्या होता है आपका, Z होता है, और ये आपका इंडक्टेंस मतलब कि L आपका होता है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, आपकी सारी चीजें आती है। तो उसने कहा L निकालना है, तो L आपका फॉर्मूला आपको पता है, ओमेगा L स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होता है, यहाँ से आपका L निकल जाएगा, तो Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। यहाँ से Z आपको पता है, R आपको पता है, डायरेक्ट आप वैल्यू रखोगे, और वैल्यू रखने के बाद आपके पास सोल्व करके डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस हुआ है, आपने फॉर्मूला लगाया, आपको देखना था दोनों के बीच का रिलेशन कौन सा बैठ रहा है, सही, वो आपने फॉर्मूला लगा दिया। तो इस तरीके से आपके इस टाइप से न्यूमेरिकल आपके सिंपली सारे आ जाएंगे। चलो ये एक और हम न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे आपकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। बाकी अगर किसी भी चीज में डाउट आता है तो वीडियो को पीछे से थोड़ा करके देख लेना, आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक चीज को इस तरीके से समझा के यहाँ पर चलूंगा। आपका वीडियो एंड होने तक आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा किसी भी न्यूमेरिकल में। अगर कहीं पर मेरे को जरूरत लगेगी, कहीं पर ज्यादा डीप जाके समझाना है, तो मैं डीप जाके समझाऊंगा। कहीं पर मेरे को लगेगा कि ये चीज मेरे को थोड़ा हल्के में समझानी है, फिर किस वे में बच्चा समझ सकता है, मैं उसी वे में आपको सारा कुछ समझाऊंगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसको हम बाद में क्लियर वहां पर कर लेंगे। चलो यहाँ पर आता है, एक सर्किट आपको दिया हुआ है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द L और R कितना है, वो 120 वोल्ट है। मतलब उसने पोटेंशियल की वैल्यू दे दी एंड 90 वोल्ट। तो यहाँ पर L में कितना है, 120 वोल्ट है, और यहाँ पर 90। अब सीरीज में लगे हुए, तो सीरीज में करंट तो सेम होती है, बट जो वोल्टेज की वैल्यू है होती है वो अलग अलग होती है। एंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, RMS वैल्यू है करंट की, वो क्या है, 3 एम्पियर आपकी आती है। कैलकुलेट, सबसे पहले इंपीडेंस निकालना है, Z निकालना है। तो Z का आपको फॉर्मूला पता है, Z का आप फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, जो √R² प्लस का XL स्क्वायर आपका फॉर्मूला था, तो वो लगा दोगे, या फिर जो जो वैल्यूज दे रखी है उस हिसाब से फॉर्मूला लगा दोगे। तो बेसिक फॉर्मूला तो आपको यही होता है। सेकंड उसने पूछा है द फेज एंगल, फेज एंगल आपको निकालना है, मतलब tan phi आपको, मतलब में फाई की वैल्यू निकालनी है। चलो जी शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले उसने कहा है द वोल्टेज अक्रॉस L एंड R आर 90 डिग्री आउट ऑफ दीज, मतलब कि देखो L और अगर R आप लगाते हो तो यहाँ पर जो फेज एंगल होता है दोनों में, मतलब जो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो VRMS आप निकाल लोगे, VRMS इक्वल टू V²R प्लस का VL स्क्वायर, मतलब V R वाली और V आपकी L वाली। तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, V की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी मतलब क्या है, एक VRMS की वैल्यू आ गई। ऐसी VRMS और IRMS आपको दे रखा है। तो Z इक्वल टू किसके इक्वल होता है, Z आपका VRMS अपॉन IRMS के इक्वल होता है। मतलब एक तरीके से रेजिस्टेंस तो ही तो हो गया, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है, V अपॉन R के इक्वल होता है। तो V की जगह VRMS और सॉरी यहाँ पर I की जगह अपना IRMS वैल्यू रखोगे और आपके पास क्या आ जाएगी, इंपीडेंस की वैल्यू आ जाएगी। अब आपको फेज एंगल निकालना है, तो फेज एंगल आपके पास किसके इक्वल होता है, tan phi के इक्वल होता है। tan phi किसके इक्वल होता है, XL अपॉन R, XL की वैल्यू पता है और R की वैल्यू पता है, डायरेक्ट आप अपना वैल्यू रख दोगे और यहाँ से आपकी phi की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको phi इक्वल टू tan
इनवर्स टेन इनवर्स 4/3 भी छोड़ दोगे तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। ये वैल्यूज जरूरी नहीं है आपको निकालने, तो कंप्यूटराइज कर रखा है तो यहाँ पर वैल्यूज दी हुई है, वरना आप इतना भी इसको क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। इस तरीके से आपके ये सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। अब यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स आपके आते हैं, इन एग्जाम्पल्स को आप ट्राई करना। ये आपके सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, ये आपके सारे यहाँ पर, ये आपके सारे एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप आपकी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। हमारा टाइप 4 न्यूमेरिकल्स आते हैं इस चैप्टर से। टाइप 4 में हमारा आता है एग्जांपल बेस्ड ऑन सीआर सर्किट, मतलब कि अब आपका जो एल सी आर 3 चीजें थी, इसमें हम अपना जो सी और आर है वो आपस में कॉम्बिनेशन में लगाएंगे और देखेंगे हमारा जो सर्किट है वो किस तरीके से वर्क करता है, कौन लैग करता है और कौन हमारा लीड करता है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जो इंपीडेंस की वैल्यू होगी वो तो हमारी सेम जो पहले थी वही होगी, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं है, ERMS अपॉन IRMS होगा। अब यहाँ पर आर तो अपनी जगह सेम रहेगा, बस उसकी आपकी एक्सएल की जगह क्या आ जाएगा, XC आ जाएगा, और XC आपका किस इक्वल होता है, 1/ωc के इक्वल होता है। तो यहाँ पर XC की जगह अपना ये वाली वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। IRMS वही अपना ERMS अपॉन Z के इक्वल है, सेम आपके वही वाले फॉर्मूले है, तो एक फॉर्मूला याद करो, दूसरे आपको बस आपको उसके जैसे ही आपके सारे आ रहे हैं। फेज एंगल भी सेम वही है, XC अपॉन R। XC की वैल्यू बस आपको याद होनी चाहिए, बाकी सब कुछ आपका सेम वही आ रहा है। इंस्टेंटेनियस करंट वही आपकी प्लस में आपकी चलेगी। ठीक है जी। चलो अपना न्यूमेरिकल मतलब कि क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर आता है सीरीज सर्किट कंटेन, एक सीरीज में सर्किट आर आपको ये लगा हुआ है और वहां पर जो कैपेसिटर है एंड एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, एक एमीटर लगा हुआ है जिसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, तो उसको तो हमें मतलब हटा के चलेंगे, तो हमें कैपेसिटर और रेजिस्टर, देखो क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा किससे आ रहा है, तो उसने कहा एक रेजिस्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर आर और हमारा क्या होगा, XC वाले फॉर्मूले यूज होंगे, तो यहाँ से हमें इस तरीके से पता चलेगा। इट इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ वोल्टेज आपको दे दी और आपकी फ्रीक्वेंसी आपको दे दी। इफ द रीडिंग ऑफ द एमीटर, जो रीडिंग आती है एमीटर की, मतलब आपको करंट भी दे दी। कैलकुलेट द रिएक्टेंस, रिएक्टेंस निकालना है, रिएक्टेंस मतलब कि क्या, XC निकालना है। अगर वो यहाँ पर सिर्फ रिएक्टेंस लिख दे तो उसका मतलब क्या है, जो भी आपका लगा होता है कैपेसिटर लगा होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालोगे, और अगर इंडक्टर लगा होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालोगे। तो क्लियर है, जो जो वैल्यूज दे रखी है पहले वो लिख ली, जैसे जो बेसिक रूल होता है तो वो मैंने लिख ली। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या निकालना है, XC निकालना है, और XC का आपका फॉर्मूला किससे होता है, Z के इक्वल होता है। Z आपका किसके इक्वल होता है, R² प्लस का XC² के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर आप R तो आपको पता ही है, Z आप निकाल लोगे कैसे, ERMS अपॉन IRMS की हेल्प से निकाल लोगे, तो यहाँ से आप अपना XC की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यह वाला फॉर्मूला आपका लग सकता है। देखो एक क्वेश्चन क्या है, काफी फॉर्मूले से हो सकता है, बट आपको ये देखना कि बेस्ट फॉर्मूला कौन सा जा रहा है। अगर आप बेस्ट भी नहीं लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपका तब भी सही होगा, बट बेस्ट हम इसलिए लगाते हैं, बेस्ट हम इसलिए बोलते हैं लगाने के लिए क्योंकि उससे आपके स्टेप कम हो जाते हैं और साथ साथ एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जितने स्टेप्स कम होंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला जो होगा वो डायरेक्ट आंसर निकाल देगा। अगर आप 2-3 फॉर्मूले से इधर उधर से करके आंसर निकालोगे तो उसमें गलती के चांसेस हो जाते हैं, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन गलत हो गए या फिर कहीं पर प्लस माइनस का साइन गलत हो सकता है। तो डायरेक्ट आप अपना Z वाला फॉर्मूला लगाओगे, Z की वैल्यू रखोगे, R की वैल्यू रखोगे, वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, XC की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, इन अ सीरीज RC की सीरीज है, मतलब कि R और C लगा हुआ है। जो रेजिस्टेंस है वो आपका 30 ओम है और जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटर है वो 0.25 न्यू फैरेड की आपकी वैल्यू है। वोल्टेज आपको दे दी और आप साथ साथ उसने क्या फ्रीक्वेंसी मतलब जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो भी दे दी। तो जो जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख लो। सबसे पहले फाइंड द करंट, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, करंट निकालना है इन द सर्किट एंड कैलकुलेट द वोल्टेज, आपको वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। जो वोल्टेज और कैपेसिटर है उनके बीच में आपकी जो रेजिस्टर है और कैपेसिटर है उनके बीच में वोल्टेज निकालनी है, साथ साथ आपको क्या निकालना है, करंट भी निकालना है। तो देखो करंट मतलब कि करंट भी ये एक सेकंड, हाँ आपको I निकालना है और V निकालना है। इन दोनों ये दोनों किस चीज में आते हैं, ये दोनों Z में आते हैं, तो उसका मतलब आपको क्या होगा, Z से डील करना होगा और Z आपको निकालना होगा। वैसे इन टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल में आपको हर बार Z ही निकालना होगा ज्यादातर केसेस में, उससे आपके ज्यादातर चीजें निकल जाएंगी। तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले आपने XC निकाला, XC आपके पास किसके इक्वल आ गया, 400 ओम के इक्वल आ गया। XC 1/ωc के इक्वल होता है। फिर आपने क्या निकाला, Z निकाला, जो कि Z किसके इक्वल आ जाएगा, मतलब कि सोल्व करके आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। Z का आपका फॉर्मूला वही आपका लगता है। अब उसने क्या था, अब अपना IRMS निकालना है, तो IRMS इक्वल टू किसके इक्वल होता है, VRMS अपॉन किसके इक्वल होता है, Z के इक्वल होता है। तो VRMS कितना था, V 100 था और Z मैंने अभी निकाला, तो ये मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। VRMS इक्वल टू क्या होता है,
अब यहाँ पर VRMS किसके केस में निकालना है, जो मेरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसके केस में निकालना है। तो यहाँ पर मैं किसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, IRMS से। जब आपको पता है V किसके इक्वल होता है, V इज इक्वल टू IR के इक्वल होता है। तो V मेरे को निकालना है। अब I तो आपका दोनों केसेस में सेम ही यूज होगा। अगर वो रेजिस्टर की बात कर रहा है तो आप अपना रेजिस्टर की वैल्यू रख दोगे, और अगर वो क्या कर रहा है कैपेसिटर की बात कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या रख दोगे, XC की वैल्यू रख दोगे। तो दोनों केसेस में आप वैल्यू रखोगे, और दोनों केसेस में कितनी कितनी वोल्टेज आपकी लग रही है, क्योंकि उसने बोला था ना कि ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो सीरीज में अगर कनेक्ट है, आपका रेजिस्टर हो गया और ये आपका क्या हो गया, कैपेसिटर आपका हो गया। तो सीरीज में जब कनेक्ट होती है कोई चीज तो वो उनमें जो वोल्टेज, ये तो बीच में नहीं आएगा, ये हटा देते हैं, हाँ जी, ये डायरेक्ट ऐसा कनेक्ट हो। तो आपको पता है जब वो सीरीज में कनेक्ट होती है तो दोनों जो चीजें हैं उसमें वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होती है। तो इस तरीके से दोनों की अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। आगे उसने कुछ पूछा था, यस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, मींस जो दोनों में अलग अलग जो वोल्टेज जाएगी, क्या उन दोनों का जो सम है वो दोनों की वोल्टेज से ज्यादा होगा या कम होगा। उसने एक तरीके से ज्यादा ही पूछा है। इफ यस रिजोल्व द पैराडॉक्स। तो सिंपल मतलब है जो एल्जेब्रिक सम होगा वो ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि जो सीरीज में जो टोटल वोल्टेज आती है इंडिविजुअल प्लस करके वो ज्यादा ही आती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यस द एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द RNC इज मोर देन द सोर्स वोल्टेज, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज वोल्टेज आर नॉट इन द सेम फेज। क्योंकि जो वोल्टेज है वो सेम फेज में भी नहीं है, इसलिए जो वोल्टेज है वो क्या होंगी, ज्यादा होंगी। अब आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चंस ये आपके क्वेश्चंस क्या करने हैं आपको प्रैक्टिस, मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ये आप अपना सारा क्या कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं। टाइप 5 आपके न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द LCR सर्किट। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते हैं, और साथ साथ आपके क्या है जो डेरिवेशन है LCR सर्किट की वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो LCR सर्किट और रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर भी आपको निकालना है। डायरेक्ट सब कुछ फॉर्मूला बेस है। एक बार आप जो डेरिवेशन सीरीज है वो उसमें जो आपका LCR जो सर्किट है उसको जरूर देख लेना, उससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा चीजें कि आपकी किस किस तरीके से चीजें बन रही है। चलो जी यहाँ पर सबसे पहले आपके पास आता है इंपीडेंस। इंपीडेंस क्या है, LCR सर्किट में इंपीडेंस निकालना है, तो Z वैल्यू आपको निकालनी है। अब पहले आप क्या कर रहे थे, पहले अगर आप LC सर्किट था तो उसमें पहले हाँ अगर LC सर्किट था तो L और C का ले लेते पहले, और R और C का था तो R और C ले लेते थे, और अगर C और हमारा क्या था C और L था तो आप ये दोनों चीजें ले लेते। अब यहाँ पर क्या आ रही है LCR, मतलब तीनों ही चीजें आपकी आ रही हैं। तो तीनों चीजें आने के लिए आपको R और ये तीनों चीजें ही आपको लेनी होगी, और उनका कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनेगा, वो हमेशा R स्क्वायर प्लस का XL माइनस XC का होल स्क्वायर आपका ये आपको लेना होगा। ये आपकी Z की वैल्यू निकलेगी। सब कुछ बाकी आपका सेम ही रहेगा। tan phi कैसे निकलता है, tan phi XL माइनस का XC अपॉन R आपका निकलेगा। आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो, cos phi इज इक्वल टू R बाय Z आप यूज कर सकते हो। इन दोनों का जो मतलब माइनस करके डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। ऐसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट LC L और C, मतलब कि आप तीनों चीजों को एक साथ लगा देते हो तो वहां पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेट हम करके चलते हैं। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एक तरीके से उनका रेशियो निकालते हैं। तो आपकी एक तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला तो आप ये वाला याद रखोगे 1/R अंडर रूट L बाय C, आप अपना फॉर्मूला याद रखोगे। या फिर आप अपना जो क्वालिटी फैक्टर का रियल मतलब होता है वो होता है जो आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है रेजोनेंस वाली डिवाइडेड बाय WT माइनस का W1। ये आप अपना क्या करके चलोगे, आप याद करके चल सकते हो। ठीक है जी, चलो जी बाकी ये सब इनकी यूनिट्स आ जाती है। यूनिट्स तो बेसिकली सब वही है जो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपका एग्जामिनेशन में भी पक्का आएगा और वहीं से आपकी सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई है वो लिखना स्टार्ट कर देना। उसने दिया हुआ है सबसे पहले एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम का, तो मैंने 50 ओम का लिख दिया। फिर उसने एक इंडिकेटर कह रहा हूँ इंडक्टर दिया हुआ था 20 बाय पाई का, तो 20 बाय पाई मैंने लिख दिया। फिर उसने एक कैपेसिटर दिया हुआ था तो कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो मैंने लिख दी। और जो भी चीजें है सब आपको ऐसा यूनिट में यूज करनी है। अगर वो दूसरी यूनिट में दे रहा है तो उसको आपको कन्वर्ट करनी होगी। तो सबसे पहला आपका स्टेप यही आता है। फाइंड द ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में कनेक्ट कर रखा। आपके पास सीरीज के ही क्वेश्चन आएंगे तो मतलब ज्यादा चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर पैरेलल का आएगा तो उसके लिए एक अलग केस बनता है। आपके पास वोल्टेज की वैल्यू दे दी, आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी, इंपीडेंस निकालना है, Z की वैल्यू निकालनी है। तो Z आपके पास किसके इक्वल होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का XL माइनस का XC का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे, ये वैल्यू आपको पता है, ये डायरेक्ट दोनों वैल्यू आप निकाल ही लोगे। तो दोनों सारी वैल्यूज आपको पता है, सारी वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी। XL आपका किसके इक्वल होता है, XL आपका 2 पाई 5 L के इक्वल होता है, और XC आपका किसके इक्वल होता है, 1/ओमेगा C के इक्वल होता है। तो ये दोनों की हेल्प से आप अपना XC और XL निकाल लोगे और डायरेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा,
ये मतलब कि Z की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है आ रजिस्टर ऑफ 12 ओम, एक रजिस्टर दिया हुआ है, फिर कैपेसिटर और रिएक्टेंस आपको ये दिए हुए हैं और इंडक्टर आपको ये दिया हुआ है। तो तीनों की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी और आपके पास क्या दे दी, C की वैल्यू दे दी और साथ साथ मतलब XC की वैल्यू दे दी और XL की वैल्यू आपको ये दे दी। क्लियर है। आर ज्वाइन इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट हो रखे हैं, जो वोल्टेज है ये और जो फ्रीक्वेंसी है ये। सबसे पहले उसने पूछा करंट, आपको क्या निकालनी है, करंट निकालनी है। करंट अगर निकालनी है तो I इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन Z के इक्वल होगी। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप Z निकाल लो पहले, मतलब सारा सोल्व करके आप अपने Z की वैल्यू निकाल लो और फिर आप क्या रख दो, इस I की जगह E इज इक्वल टू E अपॉन Z की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, I आ जाएगी। फिर उसने पूछा है आपको क्या निकालना है, फेज एंगल निकालना है। तो फेज एंगल कैसे निकलेगा आपका, फेज एंगल वही होता है आपका tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। XL की वैल्यू आपको पता है, XC की वैल्यू आपको पता है, R उसने दे रखा है, मतलब तीनों वैल्यू उसने दे रखी है। सोल्व करके आप क्या निकाल दोगे, डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल दोगे। तो इस तरीके से आपके इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर है जी। चलो एक नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आता है, ये लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे हम इससे और इससे मैं सारी चीजें आपको समझा दूंगा किस किस तरीके से सारी चीजें बनती हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर हमारे पास आता है, उसने सबसे पहले दिया हुआ है कि मेरे पास क्या है, एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू ये है। ठीक है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है मतलब C आपको ये दे दिया और उसने जो रेजिस्टर था मतलब R ये दे दिया और उसने जो इंडक्टर था मतलब L था उसने ये वाली वैल्यू दे दी। क्लियर है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सबको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, मतलब आपको F निकालना है। ठीक है। फॉर विच द करंट ड्रॉन इन द सर्किट इज मैक्सिमम, मतलब कि जब करंट है वो क्या हो, मैक्सिमम हो। तो सिंपल वर्ड में आप देखो, जब आपकी जो करंट अगर आपको मैक्सिमम रखना है तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए, तभी आपका करंट क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। तो इस तरीके से आप प्लस का आंसर दे सकते हो। इफ द पीक वैल्यू ऑफ द करंट ईएमएफ इज इतना, मतलब वोल्टेज की जो ई नोट आपको दे रखा है वो इतना दे रखा है, फाइंड द मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट आपको निकालना है, तो वो भी सिंपल हम निकाल लेंगे। चलो जी, सबसे पहले देखते हैं उसने क्या क्या पूछा है। सबसे पहले उसने पूछा है इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब कि आपको एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरीके से करोगे, देखो सबसे पहले उसने पूछा हुआ था, सबसे पहले तो उसने ये पूछा था फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आप कैसे निकालोगे। तो आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है मतलब एफआरओ किसके इक्वल होती है, वो 1/2 पाई अंडर रूट एलसी के इक्वल होती है। तो यहाँ पर 1/2 पाई अंडर रूट एल कितना है, आपका एल आ जाता है, यहाँ पर क्वेश्चन में आप देख लेंगे एल आपका है 8 और सी आपका है 2। तो यहाँ पर अपना 8 इंटू 2 इंटू इनको कन्वर्ट करेंगे, ये आपका न्यू फेरेड में है तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको हम जब डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 10 की पावर 3 अपॉन 2 पाई में सॉरी 8 पाई में यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये आपका सोल्व करके ये वाली वैल्यू आएगी। ये आपके पास क्या आ जाएगी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपका क्या होगा, मैक्सिमम करंट आपका फ्लो करेगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट उसने फिर पूछा था फर्स्ट वाला पार्ट, फर्स्ट उसने पूछा था इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना था XC या फिर हमें क्या निकालना था, XC निकालना है। तो वो किसके इक्वल होगा, वो मेरा 2 पाई FL के इक्वल होगा। सोल्व करेंगे 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी अभी निकाली 10 की पावर 3 अपॉन 8 पाई इंटू L कितना है, एल की जगह आप एल वैल्यू रखोगे तो उसको जब सोल्व करोगे पाई से पाई कटेगा और आपके पास ये 2000 आपके पास ओम वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये सोल्व कर दोगे। सेकंड उसने पूछा है टोटल इंपीडेंस, टोटल इंपीडेंस जेड आपको निकालना है, मतलब सेकंड उसने पूछा है टोटल इंपीडेंस जेड किसके इक्वल होगा, जेड आपका आर के इक्वल होगा। जब आपको तीनों चीजें लगी होती है तो जो आपका टोटल आपका रेजिस्टेंस मतलब टोटल आपका इंपीडेंस होता है वो डायरेक्ट आर के इक्वल होता है, जो कि किसके इक्वल है, 100 ओम के इक्वल आता है। 100 आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही दिया हुआ था। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आपको पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू निकालना है, मतलब आई नोट निकालना है। थर्ड आपकी वैल्यू आ गई, आई नोट आपको निकालना है। तो आई नोट किसके इक्वल होगा, वो ई नोट अपॉन जेड के इक्वल होगा। ई नोट किसके इक्वल है, ई नोट आपका 200 है, जो कि उसने वैल्यू दी हुई थी, ये रही ई नोट ये था। और जेड किसके इक्वल है, अभी निकाला 100, तो ये 100 के इक्वल आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 करंट है तो आपका क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। क्लियर है। चलो जी, नेक्स्ट उसने पूछा हुआ था द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड रेजिस्टर, मतलब कि जो आपका इंडक्टर है और जो आपका क्या है रेजिस्टर है, उनके बीच में आपको क्या निकालना है, फेज एंगल निकालना है। तो वो किसके इक्वल होगा, आपको याद है कि जब आपका क्या हो, इंडक्टर हो और जो रेजिस्टर हो तो उनके फेज कितना डिफरेंस आता है, वो 90 डिग्री आपका आता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है। कुछ इस तरीके से बनता है, ये आपका आर है और ये आपका एल हो गया और नीचे आपका क्या बनता है, सी बनता है। ये आपका इस तरीके से एंगल बनते हैं। और फिर उसने पूछा था फेज डिफरेंस बिटवीन अक्रॉस इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो इंडक्टर आपका ये हो गया और कैपेसिटर आपका ये हो गया, तो इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री और फिफ्थ वाला हो जाएगा 180 डिग्री। तो इस तरीके से आपका जो पूरा न्यूमेरिकल है वो इस तरीके से सोल्व होता है। मैंने आपको यहाँ पर एक करके भी दिखा दिया ताकि आपको पता चल जाए
किस तरीके से वैल्यू आपकी सॉल्व होंगी। क्लियर पॉइंट। चलो जी, आपके कुछ एग्जांपल्स आ जाते हैं यहाँ पर, मतलब कि सॉरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे और जितने आपसे होते हैं उतने आप करोगे, जो नहीं होते वो क्वेश्चन नंबर और टाइप वाइज आप क्या लिख देना इसमें नोटबुक में कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो मैं वहाँ पर आपसे देख लूंगा। चलो जी, नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी एंड द पावर एसोसिएटेड विद एसी सर्किट्स। मतलब एसी सर्किट्स में आपकी क्या आ जाती है, जो एनर्जी और पावर आती है वो किस किस तरीके से वैल्यू होती है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस आएंगे यहाँ पर। अब आप याद रखना जो पावर होती है वो किसके इक्वल होती है, यहाँ से आप अपना ये वाला फॉर्मूला, हाँ जी, पावर इज इक्वल टू ERMS अपॉन IRMS cos फाई, ये डायरेक्ट एक फॉर्मूला ये याद रखना। और एनर्जी स्टोर्ड आप ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना। बाकी सब फॉर्मूले तो आप कन्वर्ट कर लोगे, मेन ये आपके दो ही फॉर्मूले आते हैं। और आपका पावर फैक्टर भी आप याद रख सकते हो, ये काफी बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पावर किसके इक्वल होती है, पावर ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई आपकी डायरेक्ट वैल्यू होती है। चलो जी, एग्जाम्पल से लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा पता चलेगा। एन अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें ई की वैल्यू ये, मतलब कि ई की जो इक्वेशन है ये दे रखी है, मतलब E0 आपका ये हो गया और जो ओमेगा है वो आपका 300 हो गया। इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ आर। रजिस्टर आपका ये दे रखा, इंडक्टर आपको ये दे रखा। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इंपीडेंस निकालना है। इंपीडेंस मतलब कि Z निकालना है। किस केस में, जब आपको R दे रखा हो और जब आपको क्या दे रखा हो, L दे रखा हो। तो जब आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का मैंने अभी आपको क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला बताया, ये रहा पावर फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला। डायरेक्ट आप क्या रखोगे, वैल्यू रखोगे। तो पीक वैल्यू ऑफ द करंट, पीक वैल्यू वही होती है जब आप अब क्या करो, जो वोल्टेज की पीक वैल्यू और उसको रेजिस्टेंस मतलब इंपीडेंस से डिवाइड कर दो, तो आपके पास पीक अगर वोल्टेज है तो पी की क्या आएगी, करंट आएगी। पावर फैक्टर आपका cos फाई इज इक्वल टू R/Z, ये आपकी वैल्यू आ गई, तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल लोगे। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आता है वर्चुअल करंट। देखो यहाँ पर उसने नाम चेंज करके दिया है। वर्चुअल करंट मतलब क्या होगी, आपकी RMS वैल्यू दे रखी है करंट की, जो कि कितनी है, 4 एम्पियर है। फ्लोज इन अ कॉइल विद इट्स कनेक्टेड विद अ सर्किट हैविंग अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप उसने एक आपको फ्रीक्वेंसी दे दी। पावर कंज्यूम उसने दे रखा, मतलब पावर की वैल्यू दे रखी है। कैलकुलेट द इंडक्टेंस निकालना है। इफ द वर्चुअल पोटेंशियल, और पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी है, वर्चुअल पोटेंशियल मतलब कि VRMS की वैल्यूज ने दे दी। तो जो जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख देंगे और अपना डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। अब आपको पता है पावर किसके इक्वल होती है, पावर इज इक्वल टू I इफेक्टिव, मतलब I इफेक्टिव अगर दे रखो I स्क्वायर इंटू RE, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होगा। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, इस R की वैल्यू निकाल लोगे, तो R आपके पास ही सोल्व करके आ जाएगा। सोल्व कैसे हो रहा है वो, मतलब वो तो आप देख ही सकते हो, वो तो आप देखो कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन पार्ट को आई थिंक इतना समझाने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार आप हो कि आप देख लोगे। अगर मैं एक एक चीजें समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी भी हो जाएगी और मतलब चीजें बोरिंग भी हो जाएंगी। अगर फिर भी अगर आपका डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में उसमें टाइम स्टैम्प लगा देना, मैं उसका स्पेशल पार्ट बना के डाल दूंगा। वैसे मैं कोई भी डाउट ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि जो आपको मतलब कि डाउट बचे, मतलब जो चीज समझाने की है वो मैं आपको समझा के ही चलूंगा। बाकी अगर कोई डाउट आता है फिर भी वीडियो थोड़ी पीछे से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंपीडेंस निकालना है। इंपीडेंस क्यों निकालना है, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस तो सिर्फ R नहीं होता, वो Z के इक्वल होता है। तो अगर मेरे पास क्या लगाओ, इंडक्टर लगाओ, रेजिस्टर लगाओ, तो R स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये आपकी वैल्यू आएगी। तो वैल्यू दोनों रखने के बाद, ये सारा कुछ सोल्व करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगी, इस L की वैल्यू आ जाएगी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आपका ये सिंपल था, क्या था क्वेश्चन था। चलो जी, इससे बेस आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। ठीक है जी, ये आपके सारे यहाँ से लेके ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए। क्लियर पॉइंट। चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 7 न्यूमेरिकल, जो कि आ जाते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन के हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। इसमें भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, ओमेगा यहाँ पर होगा √1/LC के इक्वल। कब, जब हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन LC सर्किट होगा। और अगर LC सर्किट है वहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी, F = 1/2π√LC के इक्वल होगी। इंस्टेंटेनियस चार्ज होना कैपेसिटर, वो आपका इसके इक्वल होगा। इंस्टेंटेनियस करंट आपका वो ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाले से ज्यादातर उसमें न्यूमेरिकल बनते हैं। बाकी तो सारी आपकी इतनी ज्यादा नॉर्मल ही चीजें आपकी आती है। चलो जी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। देखो यहाँ पर आता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव रेडिएटेड बाय द करंट कंसिस्टिंग ऑफ, देखो आपको C की वैल्यू दे दी एंड आपको क्या दे दी, L की वैल्यू दे दी। और आपको क्या निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, मतलब एक तरीके से फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ का मतलब कि लैम्डा निकालना है। लैम्डा आपका किससे निकलेगा, लैम्डा आपका फ्रीक्वेंसी से निकलेगा। तो फ्रीक्वेंसी निकाल लो, डायरेक्ट लैम्डा तो आपके पास आ ही जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी जब आप निकालोगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, जब आपका LC सर्किट हो 2π√LC का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलेगी, फिर अपना लैम्डा = C/F अपना फॉर्मूला लगाओगे, डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। क्लियर पॉइंट। चलो
ये आपके पास क्वेश्चन आते हैं, इसी पर डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे, ये आपके सारे क्वेश्चंस होंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस आते हैं टाइप 8 न्यूमेरिकल, जो कि आपका आता है एग्जांपल बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स वाले काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बस इसमें क्या होता है स्टेप डाउन और स्टेप अप यूज होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मतलब N1 और N2, मतलब N1 हमारे प्राइमरी कॉइल में होंगे और N2 हमारे सेकेंडरी कॉइल में होंगे। जिसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वही हमारा क्या होगा, अगर हमारे प्राइमरी में ज्यादा है तो वो और सेकेंडरी में कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हो गया, और अगर हमारे सेकेंडरी में ज्यादा है प्राइमरी में कम है तो वो स्टेप क्या हो गया, अप हमारा ट्रांसफर हो गया, मतलब वो जो वोल्टेज की वैल्यू है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इस तरीके से आपको वैल्यू याद रखनी है। तो जो वोल्टेज और करंट का ट्रांसफॉर्मर का जो रेशियो होता है वो आपको ये वाला फॉर्मूला एक याद रखना है, जो कि क्या होता है E2/E1 इक्वल टू I1/I2 इक्वल टू N2/N1। जो E है मतलब वोल्टेज, I मतलब हमारी करंट, और N हमारी क्या होगी, N2 और N1 क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि किसके इक्वल आता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इक्वल आता है, जो कि होता है K। अब यहाँ पर जो भी हमारे पास 1 है, 1 का मतलब होता है प्राइमरी, जो प्राइमरी वाला ट्रांसफॉर्मर होगा, और जो हमारा ये 2 आता है वो हमारा सेकेंडरी के लिए यूज होगा। बाकी सबका फॉर्मूले हमारे नॉर्मली, ये आप अपना एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला याद रख सकते हो, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, कितनी पावर हमने दी, कितनी पावर हमें मिली, इनटू 100 आप क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज में आप क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो किसी भी ट्रांसफॉर्मर की। क्लियर है। चलो जी, पावर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पावर स्टेशन टू सब स्टेशन एट अ वेरी हाई वोल्टेज टू रिड्यूस द लॉसेस। हाई वोल्टेज पर भेजा जाता है, हाई वोल्टेज पर भेजेंगे तो आपकी जो रेजिस्टेंस मतलब कि जो करंट की वैल्यू वो कम हो जाएगी और लॉस आपका क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यहाँ पर आता है हाउ मच करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर। प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर में कितनी करंट आपको मतलब वैल्यू आपकी होगी अगर आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो स्टेप डाउन है, और वोल्टेज कितनी डाउन होगी, मतलब V1 ये है और V2 आपकी ये है, ऑपरेट डिवाइस इतने ओम, मतलब और जो R की वैल्यू है वो आपकी ये आती। तो डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी है। देखो आपके पास फॉर्मूला क्या है, E1 आपको दे दिया, E2 आपको दे दिया, Z2 आपको दे दिया। आपको क्या निकालना है, आपको एक तरीके से I निकालना है। तो आपके पास I2 किसके इक्वल होगा, I2 इक्वल टू E2/Z2, मतलब सबसे पहले सेकेंडरी में करंट निकालते हैं, तो सेकेंडरी में मेरी ये वाली करंट आ गई तो प्राइमरी की करंट निकाल देते हैं। आपको पता है E1/E2 इक्वल टू I1/I2 होता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, और ये वाली आपको वैल्यू पता है। आपको सिंपल I1 की वैल्यू निकालनी है तो I1 की डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल लोगे। तो इस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप आंसर आपका निकल जाएगा। चलो ये एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसने कहा है 10 किलो वोल्ट, मतलब उसने पावर दे दी ट्रांसफॉर्मर की, हैज 20 टर्न्स इन प्राइमरी, मतलब कि जो 20 टर्न्स है N1 आपकी वैल्यू आती है, एंड 100 टर्न्स मतलब कि आपको उसने क्या दे दी, ये N2 की वैल्यू दे दी इन सेकेंडरी में तो N2 होगा। एंड AC वोल्टेज, जो वोल्टेज है उसकी उसने किस फॉर्म में दिया हुआ है, साइनोसोइडल फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब E1 इक्वल टू 600 sin 314t, मतलब ये आपका 600 क्या हो गया, E नोट की वैल्यू होगी, 314 क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू हो गई। सो यहाँ पर प्राइमरी में लगी हुई है इतनी वोल्टेज। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स, फ्लक्स की वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मतलब फाई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, आपके पास देखो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू BA cos थीटा के इक्वल होता है। अब देखो ये cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये मतलब कि एक तरह से फ्लक्स किस मैक्सिमम कब होगी, जब वो क्या होगी, BA के इक्वल होगी। तो आपको B और A की मल्टीप्लाई आपको डायरेक्ट करनी है। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे फाई इज इक्वल टू BA मैक्सिमम तभी होगा, तो E1 किसके इक्वल होता है, E1 इज इक्वल टू माइनस का N1/d∅dt के इक्वल होता है। यहाँ से मैंने क्या वैल्यू निकाल ली, यहाँ से मैंने E1 की वैल्यू निकाल ली। ऐसे में अपना पीक वैल्यू ऑफ E1 किसके इक्वल होगी, पीक वैल्यू ऑफ अपना E1 मेरी डायरेक्ट अपना E नोट इज इक्वल टू ओमेगा N1 इंटू फाइव नोट के इक्वल हमारी होगी। ऐसे यहाँ पर इक्वेशन मेरे को दी हुई थी, E1 इज इक्वल टू 600, इसको मैं कंपेयर करूंगा अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो मेरे पास E नोट की वैल्यू आ जाएगी 600 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 314 रेडियन, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से मेरे को फाई निकालना, तो फाई किसके इक्वल आ जाएगा, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला ये हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है, तो यहाँ से मैं फाई की वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब कि जो मेरा ये फ्लक्स की वैल्यू है वो मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसने ये वाला पूछा था, फिर उसने पूछा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी वोल्टेज में वही है E2/E1 इज इक्वल टू I2/I1, ये आपको वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वाली वैल्यू पता है, E2 की वैल्यू अपने यहाँ से निकाल लोगे। तो सारी वैल्यूज रखने के बाद ये बात आपके पास क्या आ जाएगी, E2 की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लगाए, इस तरीके से सारी चीजें आती हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करना, इनसे आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप 9 न्यूमेरिकल, जो कि किसके को लाता है, एग्जांपल बेस्ड ऑन जनरेटर। देखो जनरेटर वैसे टॉपिक आपका क्लास 12th में नहीं है, तो अगर आप सिर्फ बोर्ड्स के लिए देख रहे हो तो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो, या फिर आप आगे एग्जाम देने वाले हो CUT या IIT या फिर नीट, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हो तो आप इसको टॉपिक को समझ के चलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। जो फ्लक्स लिंक होता है वो किसके को होता है, phi = NBA cos ओमेगा t के को होता है। इंस्टेंटेनियस EMF की वैल्यू E = E नॉट sin ओमेगा t के को होती है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, NBA ओमेगा हो सकता है। इंस्टेंटेनियस करंट I = I नॉट sin ओमेगा t, और मैक्सिमम करंट E नॉट आपका, जहां पर आपका पीक वैल्यू होगी वो हम लेके चलेंगे। तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं, उससे आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसने कहा एक AC जनरेटर है जिसमें एक कॉइल लगी हुई है जिसमें 100 टर्न्स आते हैं, जिसका जो एरिया है वो आपका इतना आता है, रोटेटिंग एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। जो कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है मतलब फ्रीक्वेंसी है वो आपको ये दे रखी है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और आपको B की वैल्यू आपको उसने ये दे दी है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेजिस्टेंस आपको R आपको वैल्यू ये दे रखी है। सबसे पहले आपको निकालना है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द जनरेटर, आपको I की वैल्यू निकालनी है। तो मैक्सिमम करंट निकालनी है तो I नोट किसके इक्वल होगा, E नोट अपॉन आपका R के इक्वल होगा, और E नोट किसके इक्वल होता है, E नोट NBA ओमेगा के इक्वल होता है। ये आपने हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही देख के आ रहे हैं, E नोट = NBA ओमेगा। तो डायरेक्ट आप वैल्यू रखोगे, N आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स, B आपका क्या हो गया, आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, एरिया आपको पता है, ओमेगा आपको पता है। डायरेक्ट वैल्यू रखने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, करंट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आगे मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E इफेक्टिव इंटू I इफेक्टिव का आपका फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट दोनों वैल्यू रखेंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, पावर डिसिपेशन मतलब कि कितनी पावर यूज हुई उसका वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। क्लियर पॉइंट। चलो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपके सारे इससे मतलब कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएंगे। इससे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, इससे जो डेरिवेशन होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है जी। चलो जी, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर आ जाता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ब्लू स्काई PCM, माय नेम इज गौरव कुमार, एंड इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर आ जाता है। आई होप आपके सारे टॉपिक्स, सारे जो टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल से सारे कंसेप्ट बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी टॉपिक में किसी भी चीज से रिलेटेड पूरी फिजिक्स में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका आंसर वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा आपको, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, जहां भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहां पर आपकी अपनी जो प्रॉब्लम है या भी जो भी चीज आपकी है वो मेरे से वहां पर डिस्कस कर लेना। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड यस ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।